नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा। हमारे साथ जनता मंच के संपादक अनुराग द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। आज बिहार में भूचाल सा आने वाला एक बयान सामने आया जिसमें कि पशुपति पारस ने कहा कि दरअसल एनडीए ने उन्हें धोखा दिया है। एनडीए ने धोखा दिया। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। तो जाहिर सी बात है कि उनका इशारा किस तरफ हो सकता है। और बिहार का विधानसभा चुनाव भी 2025 में आ रहा है। और जैसे कि अनुराग जी ने कुछ दिन पहले हमने बात किया था, चर्चा किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पटना का जो आवाज था एलजेपी का, वो भी उनसे छीन लिया गया, खाली करवा लिया गया। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भी बदला ले लिया। तो आज हमारे साथ अनुराग द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुराग जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अनुराग जी, ये जो पशुपति पारस के बयान हैं, इसके क्या मायने हैं कि एनडीए ने धोखा दिया? जी बिल्कुल, पशुपति पारस एक नए रुख में आ रहे हैं नजर। पशुपति पारस ने कहा कि एनडीए ने उनको दिया है धोखा, और इस बात को लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पंडित है वो एक्टिव हो चुके हैं कि आखिरकार पशुपति पारस एनडीए को छोड़ने वाले हैं। सीधे सीधे उनका ये कहना है कि एनडीए ने पशुपति पारस को और पूरे जो रालोसपा है उसको नजरअंदाज किया गया है एनडीए की ओर से। और तमाम मांग भी है, आने वाले 28 नवंबर को वहां पे पार्टी का एक स्थापना दिवस शायद मनाया जाएगा, और उसी में ये तय होगा कि आगे किस तरीके का व्यवहार रहेगा एनडीए के साथ पशुपति पारस की पार्टी का। या इस बार मतलब क्या लगता है, फिर भी आप बिहार के जमीन पर काम करते हैं, जमीनी पत्रकार हैं आप, कहीं ना कहीं आप लोगों को तो ये सबसे पहले पता चल जाता होगा कि आखिर कौन सा नेता किस तरफ जाने वाला है। हमने कुछ ही दिन पहले इस पे चर्चा किया था कि कैसे पशुपति पारस हो सकता है कि एनडीए को छोड़ दें, और आपने इस बात का दावा भी किया था। तो इस बार क्या लगता है कि किस तरफ पशुपति पारस जा सकते हैं? देखिए, दो चीज होगा। या तो पशुपति पारस अभी न्यूट्रल रहेंगे, अभी वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इतना बोलना इनके लिए काफी है। क्योंकि अब पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है कि 20 लाख कार्यकर्ताओं को या फिर 20 लाख सदस्य बनाया जाएगा पार्टी की ओर से, यानी रालोसपा की ओर से। रालोसपा की ओर से 20 लाख सदस्य बनाने का एक लक्ष्य दिया गया है। प्रिंस राज जो है वो पार्टी को इस समय देख रहे हैं, तो प्रिंस राज ने ही कहा है कि 20 लाख से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया गया है रालोसपा की ओर से। और तो और रालोसपा अभी मुझे लगता है कि न्यूट्रल वे में जा सकती है, या फिर विधानसभा के चुनाव से कुछ दिन पहले शायद इंडिया गठबंधन की ओर भी रुख कर सकती है, या फिर अपनी अनुराग मांग जी, को मैं अनुराग जी, यदि मैं एक चीज में इसमें बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। 20 लाख कार्यकर्ता जो सदस्य जोड़ने की बात आपने कही, आ, यदि यदि लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, लोक जनशक्ति पार्टी को, जो कि असली जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके तो वोटर्स नहीं है इतने जितने वो कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता बना लूंगा। जी बिल्कुल, इस लोकसभा के चुनाव के बाद से पशुपति पारस को भी आइडिया आ चुका है, क्योंकि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, यानी जो चिराग पासवान वाली रामविलास पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, वो कहीं ना कहीं से लोकसभा चुनाव में सफल नहीं है। और वो पशुपति पारस को लगा है कि आखिरकार जो रालोसपा है, जो लोक जनशक्ति पार्टी है, वो उनके पास रहने के बावजूद भी उस तरीके का उसका परफॉर्मेंस नहीं रहा है चुनाव में। तो कहीं ना कहीं से अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कार्यकर्ताओं लोगों तक और पहुंच बनाने के लिए शायद आने वाले समय में वो यात्रा भी कर ले बिहार की, या फिर लोगों से कनेक्ट करने के लिए जगह जगह जन संवाद कार्यक्रम भी स्थापित करें, या जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसकी और बढ़ावा किया जाए, विस्तार किया जाए। ये तमाम चीजें होने वाले समय में, आने वाले इससे समय में इससे दिखेंगी। घाटा किसे होने वाला है? मतलब यदि देखा जाए तो किसे घाटा होने वाला है? देखिए, सबकी अपनी अपनी वोट बैंक है, और घाटा किसी को नहीं होगा। घाटा मुझे नहीं लगता है किसी को होगा। हाँ, अगर वो सफल होते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। जो पशुपति पारस है उनके लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन किसी और लोगों को इससे कुछ खास नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि लक्ष्य भी मात्र 20, आप 15 करोड़ का है, वहां से 20 लाख अगर आप सोच रहे हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है कि आपका अभी भी जो लक्ष्य है वो बिल्कुल केंद्रित है, सीमित है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान किसी को नहीं हो सकता है, लेकिन अपने चीजों को दिखाने के लिए या फिर अपनी मांग मंगवाने के लिए एनडीए के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं पशुपति पारस, ये भी हो सकता है। और तो और सीएम नीतीश कुमार से प्रदेश कार्यालय के लिए एक सरकारी भवन की भी मांग किया गया है, रालोसपा की ओर से, पशुपति पारस और प्रिंस राज की ओर से। प्रिंस राज चिराग पासवान के भाई हैं, आपको पता होना चाहिए।
और वही मैं कह रहा हूँ कि अब चाचा भतीजे वाली जो लड़ाई है, मतलब अब वो चाचा की लड़ाई अब भतीजे में ट्रांसफर हो गई है, और भाई भाई आपस में हम लड़ते हुए ये विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं। ये कंफर्म है? बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई भाई की लड़ाई होगी, लेकिन हाँ, प्रिंस राज को भी लगता होगा कि जो रालोसपा है, आखिरकार उसका जो जो एक वो नीचे की तरफ जा रही है, आखिर किस कारण से वो नीचे की तरफ जा रही है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाना है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी ही बन के रहना है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको अच्छे लेवल तक पहुंचाना है। हो सकता है प्रिंस राज चिराग पासवान से मोटिवेट हो गए हों कि किस तरीके से वो मेहनत करके अपने पार्टी को, अपने केंद्रीय मंत्री बन गए चिराग पासवान, इतने युवा मंत्री है कैबिनेट में इस समय। और तो और उनकी पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों में 5 की 5 जीती, इस समय उनके पास 5 लोकसभा सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं से चिराग पासवान की इस चीज को देखकर लगता होगा प्रिंस राज को कि उनको भी अपने पार्टी का स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में और जिस भी खेमे में रहे, उस खेमे में उनकी बात को माना जाए, उनको तवज्जो दिया जाए। जी, जी बिल्कुल। मेंटोर के तौर पर तो चिराग पासवान को शामिल भी नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे लोजपा को देखिए जरा। यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि प्रिंस राज मोटिवेट जरूर हुए होंगे अपने भाई को देखकर। तो इस बार मैं ये मान के चलूं कि यदि जो हमने 2019 2020 के क्षमा कीजिएगा 2020 के विधानसभा चुनाव में जो हमने बिहार में देखा कि चिराग पासवान ने जो एक पूरे नीतीश कुमार के जितने भी उम्मीदवार थे उस पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, और ऐसा कहा गया जेडीयू के नेता की तरफ से कि दरअसल मुझे कमजोर करने के लिए ऐसा किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो क्या इस बार ये जो बी टीम है, मतलब हम बीजेपी का बी टीम मान सकते हैं कि जेडीयू को कमजोर करना, एक इस तरीके के पहलू को देख सकते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। अभी तो उनको अपने ही अस्मिता को बचाने की, अपने ही आन बान शान को बचाने की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और इसी के लिए शायद इस बात को कर रहे हैं। अगर आप इस बात को पशुपति पारस के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं कि अगर वो भी टीम बन जाए बीजेपी की, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पशुपति पारस के पास है ही क्या इस समय ना ही उनके पास उतना कोई बड़ा अमाउंट है जो जो इनके पास बहुत बड़े सांसद हो या फिर विधायकों का एक झुंड हो, ऐसा कुछ तो उनके पास है नहीं। उनके संपर्क में तो 5 विधायक भी नहीं होंगे, मुझे लगता है, पूरे बिहार से। इस समय पशुपति पारस मुझे लगता है कि वही गाना गा रहे होंगे कि भूली बिसरी प्रेम कहानी, छीन तो लिया लेकिन पा नहीं सका मैं। बस कुछ कुछ ऐसा ही गा रहे होंगे। तो इस बार मतलब क्या लगता है कि 20 लाख जो कार्यकर्ता जोड़ने का उनका लक्ष्य रखा गया है प्रिंस पासवान की तरफ से, इस बार कितने विधानसभा सीट पर हम एलजेपी के उम्मीदवार देख सकते हैं? कितने विधानसभा सीट पर मिनिमम? एलजेपी रालोसपा की तरफ से, पशुपति पारस की तरफ से, देखिए अगर वो एनडीए के खेमा में रहते हैं तो फिर एनडीए की जो स्ट्रेटजी होगी उसी पे काम करना होगा। फिर तो वो पार्टी तय करेगी कि कितने सीट पे उनको लड़ना चाहिए। इस बयान से तो लगता नहीं है कि वो अब एनडीए में रहने वाले हैं। जब धोखा दे दिया तो फिर सलाह किस बात, कैसे होगा? वो वो इस बात को कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ से उनको नजरअंदाज किया गया है और धोखा दिया गया है। लेकिन हो सकता है भैया, प्रेशर पॉलिटिक्स भी होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स नाम का कोई चीज होता है, और उसी को करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पशुपति पारस। अगर बात जब बनती है तो ठीक है, उनकी बात को अगर ऊपर के लोग मानते हैं एनडीए में तो ठीक है, अगर नहीं मानते थे कि 2-3 मांगे हैं उनकी। एक तो प्रदेश कार्यालय मिल जाए, चाहे सरकारी भवन जो है वो प्रदेश कार्यालय की उनकी, और जो है उनको थोड़ा तवज्जो दिया जाए, पार्टी में उनकी वैल्यू किया जाए। इस चीज को लेते हुए 2-3 ये मांगे हैं इनकी, प्रमुखता से इसको उठा रहे हैं। अगर ये तमाम मांगे मान ली जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए को छोड़कर वो इंडिया में जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी वो सेफ नहीं रहेंगे, वहां पे भी इनको कोई तवज्जो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस समय आरजेडी ही बड़ी पार्टी है, तो आरजेडी तो खुद अधिक सीटें लेना पसंद करेगी, और जो कम बचा वो उसमें कांग्रेस है, उसमें मुकेश सहनी की पार्टी है। तो इस लेफ्ट तरीके से है, लेफ्ट भी है, अब तो लेफ्ट भी है जबकि उस पार्टी मजबूती से। मजबूत की जी स्थिति में। जो मेरा आखिरी प्रश्न है अनुराग जी, वो ये है कि जो पशुपति पारस हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनको कार्यालय मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन यदि इस बात को नजरअंदाज करती है बीजेपी, क्योंकि एनडीए में मुख्य दल बीजेपी को ही हम मान के चले, तो क्या लगता है कि वैसे विधान ये लोकसभा चुनाव में हमने देख लिया कि असली लोजपा किसकी है और किसकी नहीं है, क्योंकि विरासत और वोटिंग ही इससे ही तय होता है, जनता ही तय करती है कि किसकी असली है नहीं है। तो इस ये मान के चला जाएगा कि यदि बीजेपी ये मांगे पूरी नहीं करती है
पशुपति पारस के। तो चिराग पासवान को असली रामविलास पासवान का विरासत मान लिया गया है। अब उसमें वो खुश है और नजरअंदाज करके उनको निकाल के फेंक दिया है सीधे। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा ऐसा भी है, लेकिन देखिए चिराग पासवान का अपना एक अलग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो सफल भी हो रहे हैं। ठीक है, देखिए चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, आपको पता होगा कि उनका वो अपने पिता की तरह ही राजनीति कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि जो रालोसपा अभी जो ओरिजिनल रालोसपा है, जो उनके पिता के द्वारा बनाई गई है, वो उनके चाचा के पास है। इसका कोई असर नहीं पड़ा उनके ऊपर। देखिए वो एक समय था जब वो बिल्कुल सड़क पे आ गए थे, उनके सामान को भी निकाल दिया गया था घर से, लेकिन उसके बाद चिराग पासवान अपने क्षमता को दिखाए राजनीति में और वो अपने भरोसा को जताए। तो चिराग पासवान है एक तरह से वे हीरा इस समय बनते जा रहे हैं। और वही पशुपति पारस की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं से सिकुड़ती जा रही है, अगर वो अच्छे स्ट्रेटजी पे काम नहीं करे तो। जी, आपने सही कहा कि मेहनत करना ही होगा। चिराग पासवान ने मेहनत किया, उसके बाद पार्टी छीनने के बावजूद सब कुछ छिन गया, फिर भी उन्होंने सब कुछ वापस ले लिया इस लोकसभा चुनाव में। ठीक वैसे ही काम करना होगा पशुपति पारस को और प्रिंस पासवान को। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े और खास बातचीत किया।